आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे BSDC 131 हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ सविता शर्मा। वेलकम टू दिस चैनल सविताज ट्यूटोरियल्स। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं इग्नू बैक स्टूडेंट्स के लिए इजी नोट्स की वीडियोस लाती रहती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। रीतिकाल से आप क्या समझते हैं? रीतिकाल के अर्थ, स्वरूप व वर्गीकरण पर प्रकाश डालिए। तो इसको ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रीतिकाल से। थर्ड चैप्टर है आपका। तो इस क्वेश्चन के अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हो तो फिर इसमें से फर्दर क्वेश्चन और भी बनते हैं इस चैप्टर से। तो पहले फर्स्ट आप इसको रूट को समझिए कि रीतिकाल क्या होता है, उसका क्या अर्थ है, इसका स्वरूप कैसा होता है और कितना वर्गीकरण, कैसे वर्गीकरण किया गया है। तो फिर आप जो है, क्योंकि जो अर्थ है ये आप भूमिका में मतलब शुरू वाले उसमें आप किसी भी क्वेश्चन कोई भी आता है तो आप इसको क्वेश्चन को लेंथी अप करने के लिए आप इसको हर क्वेश्चन में भी डाल सकते हो। ठीक है, तो इसको करते हैं स्टार्ट। रीतिकाल से आप क्या समझते हैं? रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। सबसे पहले तो ये आपको समझना है कि जो रीतिकाल है इसी को श्रृंगार श्रृंगार काल भी कहा गया है, क्योंकि जो इसमें कविताएं लिखी गई थी श्रृंगार प्रवृत्ति की कविताएं थी ज़्यादातर। मतलब पूरे उसमें जो है श्रृंगार प्रवृत्ति की ही प्रमुख रहे थे, चाहे वो रीतिबद्ध हो, रीति सिद्ध काव्य हो या रीति मुक्त काव्य हो। इसमें प्रमुख इनकी प्रवृत्ति श्रृंगार की ही रही थी, इसीलिए इस काल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। तो अगर श्रृंगार काल से भी क्वेश्चन आता है तभी भी आपका रीतिकाल ही रहेगा। तो हिंदी साहित्य में रीति शब्द का प्रयोग लक्षणों के साथ आधार पर लिखे काव्यों से। अब हिंदी साहित्य की अगर बात करेंगे तो हिंदी साहित्य में रीति का शब्द का अर्थ जो लिया जाएगा वो है लक्षण काव्य से या फिर आधार पर लिखे काव्य से। मतलब कहने का मतलब जो है कि जो काव्य शास्त्र थे, जो पहले के शास्त्र थे, उनके लक्षणों को आधार बनाकर इन कवियों ने कविताएं लिखी थी या शास्त्र बखान किया था। तो इसी कारण जो है इसको लक्षण जो है शास्त्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो रीति शास्त्र को, तो रीति शब्द का प्रयोग लक्षणों के साथ आधार पर लिखे काव्यों से है। इस काल के समस्त रीति कवियों ने अपने ग्रंथों का निर्माण पाठकों को काव्य शास्त्र संस्कृत का ज्ञान कराने के लिए किया था। मतलब जो समस्त रीति कवि थे ना, उन्होंने जो ये ग्रंथ लिखे थे रीति काव्य, इसका उनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था जो पाठक कौन थे? इनके पाठक थे ज़्यादातर सामंत और राजा। ठीक है, राजा जो कि भोग विलास में लगे रहते थे। तो उनको जो है काव्य शास्त्र का उनको मन था, उनकी रुचि थी काव्य शास्त्र में। तो उनको काव्य शास्त्र, संस्कृत के काव्य शास्त्रों का ज्ञान कराने के लिए उन्होंने जो है इन ग्रंथों का निर्माण किया था। अतः इन्होंने संस्कृत काव्य शास्त्र में प्रचलित विभिन्न शैलियों का अनुसरण किया। जो पहले से ही प्रचलित शैलियाँ थी संस्कृत काव्य शास्त्र में, उन्हीं का अनुसरण इन्होंने किया था। इन्होंने 8वीं 9वीं शताब्दी के संस्कृत काव्य शास्त्रों के लक्षणों का ब्रज भाषा में अनुवाद करने का प्रयत्न किया। 8वीं 9वीं शताब्दी में जो काव्य थे ना, काव्य शास्त्र संस्कृत के, उन्हीं के लक्षणों का जो है इन्होंने पद आगे जो है अनुसरण किया। ठीक है, उसी पद का अनुसरण किया और उसको ब्रज भाषा में लिखने का प्रयत्न किया। उस समय का समाज मध्यकालीन समाज अथवा सामंतवादी समाज था। मतलब जो उस समय का समाज था जब ये रीति काव्य लिखे जा रहे थे, तो उस समय समाज कैसा था, पृष्ठभूमि क्या थी? उसमें मध्यकालीन समाज था जो कि सामंतवादी पद्धति पर आधारित था। आपको पता है सामंतवादी पद्धति क्या होती है? जिसमें राजा होते, रजवाड़े होते, ठीक है, उन्होंने सामंत रखे होते हैं और उनके जो है सामंतवादी प्रथा होती है, मतलब कर लेते हैं वो अपने अपने सामंतों से, और सामंत जो है किसानों से काम करवाते। इस तरह सामंतवादी प्रथा थी। तो उच्च वर्ग के राजाओं और सामंतों का जीवन जो था वो था वैभव का जीवन। ठीक है, वो भोग विलास में लगे रहते थे। मुगल बादशाह व अन्य शासकों के राज्यकाल में कवि और कलाकारों को दरबारी आश्रय और प्रोत्साहन मिलता था। तो जो ये मुगल शासक थे या फिर अन्य शासक भी इस समय जो थे, वो क्या करते थे? जो कवि थे और कलाकार थे, इनको दरबार में आश्रय देते थे और इनको प्रोत्साहन देते थे, पैसा वगैरह देते थे। तो इस वजह से क्या होता था, जो कवि थे लोगों की रुचि कविता करने में ज़्यादा थी और कवि क्या करते थे? जो राजाओं की रुचि के अनुसार या उनकी इच्छा के अनुसार ही कविताएं या फिर काव्य रचनाएं करते थे। कवियों ने आश्रयदाताओं को तृप्त या प्रसन्न करने के लिए श्रृंगारी रचनाओं का सृजन किया।
क्योंकि जो राजाओं की जैसी इच्छा थी, सामंतों की जैसी इच्छा थी, तो वैसे ही वो काव्य रचना करते थे और श्रृंगार वाले ज़्यादा रचनाएं इन्होंने बनाए उस समय। राजाओं की वासना तृप्ति ने कविता का उद्देश्य व स्वरूप बदल दिया। इस समय जो कविताएं लिखी गई, वैसी कविताएं जो है ये इससे पता लगता है कि इस समय की जो राजाओं की इच्छाएं थी उसी को पूरा करने के लिए ये कविताएं लिखी गई थी। तो इसका जो कविताओं का जो असली उद्देश्य और स्वरूप होता है जो कविताओं का, वो बिल्कुल डिफरेंट था इस युग में। ठीक है। रीतिकाल में लिखित संपूर्ण काव्य को 3 वर्गों में बांटा गया। तो रीतिकाल में जितना भी काव्य लिखा गया, जो भी रीतिकाल था उसमें जितना काव्य लिखा गया उसको 3 भागों में बांट दिया गया। एक तो हम बोलते हैं रीतिबद्ध काव्य, जिसको हम लक्षण काव्य भी कह सकते हैं, और दूसरा है रीतिसिद्ध काव्य, उसको लक्ष्य काव्य कहते हैं, और तीसरा है रीति मुक्त काव्य, जिसको स्वच्छंद काव्य कहते हैं। तो 3 भागों में बांट दिया गया था। देखो, इन क्वेश्चंस में डिफरेंटली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मेरा मोटिव है कि आप इनको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएं, ताकि अगर क्वेश्चन किसी भी तरह से आपसे पूछा जाए तो आप उसको एटलीस्ट जो है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप उसको अच्छे से फ्रेम कर सकते हैं। तो रीतिबद्ध काव्य, ये रीतिसिद्ध काव्य, इन पर अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है। तो रीतिबद्ध काव्य क्या होता है? रीतिबद्ध काव्य जो है वह काव्य है जो रीति निरूपण के रूप में लिखा गया है। ठीक है। रीति निरूपण, जो पहले से ही रीतियाँ शास्त्र चले आए हैं उसी को फॉलो करना। ठीक है, उसी के अनुरूप चलना। इन काव्य ग्रंथों का उद्देश्य राजाओं को काव्य शास्त्र का ज्ञान कराना था। तो जो ये रीतिबद्ध काव्य थे, इसका उद्देश्य ये था कि जो राजा थे उनकी इच्छा थी शास्त्रों का कुछ ज्ञान प्राप्त करना या फिर कविताएं सुननी, तो उनको काव्य शास्त्र का ज्ञान कराने के लिए इन कविताओं का सृजन किया गया। अतः कवियों ने संस्कृत काव्य शास्त्र में प्रचलित शैलियों का ही अनुसरण किया। जो पहले से काव्य शास्त्र में प्रचलित शैलियाँ थी उनका अनुसरण किया। इनमें वे सभी ग्रंथ आते थे जिनमें काव्यांगों का लक्षण प्रस्तुत कर उदाहरण के रूप में स्वयं रचित काव्य प्रस्तुत किए गए। तो रीतिबद्ध काव्य में ऐसे ग्रंथ आते थे, ऐसे काव्य आते हैं जिन्होंने काव्यांगों के लक्षण, जो पहले से ही काव्य लिखे गए हैं, उनके लक्षण प्रस्तुत कर और उनके उदाहरण के रूप में अपने लिखे स्वयं रचित काव्य प्रस्तुत किए। ठीक है। इसलिए इन काव्यों को आचार्य कवियों का काव्य भी कहा गया है। दूसरे शब्दों में संस्कृत काव्य शास्त्र के आधार पर हिंदी में लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवियों को रीतिबद्ध कवि माना जाता है। ठीक है। अगर हम दूसरे शब्दों में समझे, अब इसी चीज़ को हम डिटेल में समझे, तो संस्कृत काव्य शास्त्र के आधार पर हिंदी में लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवियों को क्या कहेंगे? हम रीतिबद्ध कवि कहेंगे। इन्होंने काव्यांगों के लक्षणों को लिखकर उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं। इनका उद्देश्य आश्रयदाताओं को प्रसन्न करना था, किंतु अपने काव्य के माध्यम से वे संस्कृत में वर्णित साहित्य शास्त्र का हिंदी लोक भाषा, जो कि ब्रज भाषा में अनुवाद करते थे। इनका मेन उद्देश्य था, जैसे अपने आश्रयदाता जो थे, राजा थे, उनको प्रसन्न करना था। इसीलिए वो क्या करते थे, अपने काव्य के माध्यम से वे संस्कृत में वर्णित साहित्य शास्त्र का हिंदी के लोक भाषा में अनुवाद करते थे। इन कवियों ने किसी नए सिद्धांतों का रचना नहीं की। ठीक है। इन कवियों ने मतलब कविता के स्थान साहित्य में कोई नए सिद्धांतों की रचना नहीं की, बल्कि इनके काव्य में इसीलिए मौलिकता का अभाव था। मौलिकता होता है जैसे कि ओरिजिनलिटी नहीं थी ना, किसी के उसको अनुसरण कर रहे थे। ये जो पहले से मैंने बनाए काव्य थे उन्हीं को या तो ये अनुवाद कर रहे थे या फिर उनके हिसाब से ही काव्य जो है रचना कर रहे थे, तो इसमें मौलिकता का अभाव था। और अब इसमें हम दे सकते हैं कि कौन कौन से हमारे रीतिबद्ध कवि है जो प्रमुख है। चिंतामणि है, केशवदास है और पद्माकर है। ठीक है। पद्माकर तो बहुत ही फेमस रहे हैं, बट ये रीतिबद्ध कवि माने जाते हैं। ठीक है। अब देखो रीतिसिद्ध काव्य। ठीक है। रीतिसिद्ध कवियों द्वारा लिखा गया काव्य रीतिसिद्ध काव्य कहलाता है। जो रीतिसिद्ध कवि थे ना, उन्होंने जो काव्य लिखे थे उन्हीं को हम रीतिसिद्ध काव्य कहेंगे। अब ये रीतिसिद्ध कवि जो थे, इन रीतिसिद्ध कवियों की कविता की आत्मा रीति की भार से अधिक आक्रोत नहीं हुआ। ठीक है। इन कवियों की कविता की आत्मा, जो ये कवि थे ना रीति सिद्ध कवि, इनकी जो कविताओं की आत्मा थी,
ठीक है। वो जो रीति पहले से ही जो रीति बद्ध काव्य थे उनके भार पर भार तले नहीं था दबा हुआ, बल्कि इन्होंने थोड़ा सा अपना स्वतंत्र रूप भी दिखाया था। ठीक है, स्वतंत्र लक्षणों की रचना नहीं की, मतलब जो है स्वतंत्र रूप से भी लिखते थे, परंतु पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं जो रीति परंपरा पहले से जो ये रीति वाली परंपरा चली आ रही थी उनकी झलक जो है इनके कार्य में दिखती थी। मुख्य रीति सिद्ध कवि कौन थे? बिहारी, रसनिधि और नृप शंभु बिहारी। ठीक है, तो इनकी कविताएं हमने बहुत पढ़ी है। तो ये सारे रीति सिद्ध कवि थे। अब आ गए आपके रीति मुक्त अथवा स्वच्छंद काव्य धारा। अब रीति मुक्त कवि कौन थे? रीति काल में रीति साहित्य शास्त्रीय बंधनों से जकड़ा हुआ था। अब पूरा रीति काल में क्या जो भी जितना भी रीति साहित्य था शास्त्रीय बंधनों से जकड़ा हुआ था। इस युग में अधिकांश कवि शास्त्रीय परिपाटों पर चलकर काव्य रचना करते, जैसे कि हमने भी समझा है कि पहले से बनी बनाई परिपाटी पर वो चलते थे। राज दरबारों में इस तरह का साहित्य का सम्मान होता था, इसीलिए अधिकतर साहित्यकार इस धारा में बहते दिखाई देते थे। ज़्यादातर इस रीति काल में ऐसे ही कवि थे। इस युग में कुछ ऐसे भी कवि थे जो साहित्य की रीतियों से मुक्त अपनी अनुभूति के सही अभिव्यक्ति करते थे। मतलब कुछ कवि ऐसे भी थे जो इस परिपाटी पर नहीं चलते थे और स्वच्छंद थे और अपनी जो उनकी जो अनुभूति थी उसकी अभिव्यक्ति सही रूप से करते थे। वे तात्कालिक साहित्य को रीति अथवा रूढ़िवादिता से मुक्त करना चाहते थे। तो उस समय के जो साहित्य था उसको ये रीति से वो बिल्कुल मुक्त करना चाहते थे। ठीक है, रूढ़िवादिता से मुक्त करना चाहते थे, इसलिए ये कवि रीति मुक्त कहलाए। इसीलिए जो है ये मुक्त करना चाहते थे और स्वच्छंद कवि थे, इसीलिए इनको रीति मुक्त कवि कहा गया है। इन कविताओं ने निडरता और स्वच्छंदता से रीतिबद्ध व रीति सिद्ध कवियों को आड़े हाथों लिया। इन्होंने इनकी कविताओं को अनापयुक्त कहकर ललकारा। ठीक है, ये बिल्कुल खुलेआम इनको कहते थे कि तुम गलत कर रहे हो या फिर तुम्हारे जो कविताएं हैं वो अनुपयुक्त है, मतलब सही नहीं है। रीति मुक्त कवि कौन कौन से थे? घनानंद और आलम और ठाकुरदास। तो ये था आपका क्वेश्चन। आई थिंक आपको समझ आया होगा, बहुत ही इजीली किया है इसको मैंने, समझाने की पूरी तरह से कोशिश की है कि रीति साहित्य जो है रीति काल से आप क्या समझते, रीति साहित्य से आप क्या समझते हो, मतलब इस क्वेश्चन को पूरी तरह से मैंने समझाने की कोशिश की है। तो वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।